हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि जब एसिड मेटल्स के साथ या बेस मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, और साथ ही डिस्कशन करेंगे यानी कर्ड या फिर आप कह सकते हैं दही। तो जब उसको आप कॉपर के कंटेनर्स में या फिर ब्रास के कंटेनर में यानी तांबे के बर्तन में जब उसको रखा जाता है तो क्या रिएक्शन उसके साथ होती है और क्यों नहीं हमें रखना चाहिए। पिछले कुछ वीडियोज के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को, सिंथेटिक इंडिकेटर्स को, और साथ ही हमने पढ़ा था बेसिकली कि किस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड एंड बेस की, कि लिटमस पे किस तरह से इफेक्ट करते हैं, या कुछ जितनी ओनियन वगैरह हैं तो कुछ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को भी हमने पढ़ा था। साथ ही हम डेफिनेशंस डिस्कसन कर चुके हैं, आरएनएस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट। तो आप जो अगर आपने अभी तक वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखिए बेसिक सा सिंपल सा फंडा है कि जब एक मेटल है वो अगर रिएक्ट करता है एसिड के साथ या बेस के साथ, सबसे पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं यहाँ की। जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होगा, तो देखिए सिंपली हम क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे साथ ही हमारे पास एक मेटल है, ठीक है। एसिड है और साथ ही हमारे पास एक मेटल है, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं साल्ट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। साल्ट और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर देते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो अब कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स को हम लेंगे, और साथ ही इससे पहले मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज को लिख देता हूं जिससे आपकी हेल्प होगी समझने में कि कैसे ये एसिड हैं वो रिएक्ट करते हैं या फिर बेसेज हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। डिटेल में हम उस रिएक्टिविटी सीरीज को मेटल्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो हाई रिएक्टिव मेटल है तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फिर यह हो जाता, फिर आपका हो जाता हाई कोर्ट है, ठीक है। फिर आम आदमी पार्टी का तो एजी एयू, और फिर प्लेटिनम तो ओरम अर्जेंटम। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं रिएक्टिविटी मेटल्स की कम होती चली जाती है। ये सारे इसी के नीचे आएंगे, जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में लिखी। तो अब यहां से देखिए अगर स्टार्ट करते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम, ओरम एंड प्लेटिनम, ये सारे आपके पास मेटल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, लेकिन इसको भी रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाता है, पर वो एक अलग विषय है, उसको हम यहाँ पे मेटल्स का जो चैप्टर है उसके अंदर हम डिस्कशन कर लेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, थर्ड चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे थे कि एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे बेसिक एंड सिंपल एग्जाम्पल जो बार बार एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जाता है वो है कि जब जिंक, देखिए यहाँ पे ये मेरे पास जिंक है, और अगर रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो क्या होगा देखिए यहाँ से। तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिएक्टिविटी सीरीज में मैं देखूं तो कहाँ पे आता है, देखिए ये हाइड्रोजन है, और इससे ऊपर अगर मैं चलता हूं तो देखिए यहाँ पे जिंक है, वो कहाँ पे आएगा, तो अगर यहाँ से चलें तो देखिए यहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और ये जिंक है, और हाइड्रोजन तो आगे चल करके आ रहा है, ठीक है, इससे 2-3 एलिमेंट बाद आ रहा है। तो क्या हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल है या फिर जिंक ज्यादा पावरफुल है? जिंक ज्यादा पावरफुल हुआ, जिंक मोस्ट रिएक्टिव हुआ। तो जब आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जिंक है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यानी यहां से ये जो जिंक है वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ZnCl2 प्लस H2। तो ये तो हो गई नॉर्मल बात जो कि आप बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, जो आंसर आपको लिखना होता है। पर ऐसा हुआ क्यों, तो इसके लिए देखिए आप कंपेयर करिए कि एक आदमी है जो एसी में बैठा हुआ है, बढ़िया आराम से मौज मस्ती से बैठा है, उसको आप उठा करके बोलो कि जा भाई धूप में चला जा, जाएगा क्या? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आदमी वहां ही जाता है जहां उसको फायदा नजर आता है। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये क्लोरीन के साथ आराम से बैठ करके रेस्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये जिंक के साथ क्यों गया? इसके पीछे क्या रीजन हुआ कि इसने साल्ट और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर दिया? इसके पीछे रीजन क्या रहा? तो कुछ ना कुछ बेनिफिट जब उस आदमी को मिलेगा, जो एसी में आदमी बैठा, उसको आप आकर के अब ये कहो कि बाहर इतने सारे पैसे रखें कि जिस एसी रूम में तू बैठा है ऐसे 100 एसी रूम तू बना सकता है, और अगर तू नहीं गया तो उन पैसों को अभी कोई और ले जाएगा, तब देखना वो तुरंत 10 सेकंड में वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है, और वो भी नंगे पैर दौड़ते हुए,
समझ गए ना बात को। ठीक वैसा ही होता है, क्योंकि उसको वहां पे क्या दिख गया, फायदा दिख गया। बिना फायदे के कोई कुछ नहीं करता है। अगर किसी से आपको कोई काम करवाना हो तो उसको अपना फायदा दे दो, यानी उसका जहां पे फायदा होगा वो काम करेगा। ठीक ऐसा ही यहां पे होता है कि जहां क्लोरीन को अपना फायदा दिखा, ये यहां पे एक हाइड्रोजन को छोड़ करके चला गया। अब देखिए हाइड्रोजन की अगर प्रॉपर्टी की थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, और जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। और क्लोरीन की अगर मैं बात कर लूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। और 17 के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो 9th क्लास के मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 अकॉर्डिंग टू नील्स बोर हम लिखते हैं तो 2, फिर उसके बाद 8, तो कितने हो गए 10, और लास्ट आपके पास हो गए 7। आई थिंक आपने 9th पढ़ी है तो अभी तक आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही होगा। तो यहाँ पे नहीं पता तो कमेंट में डालिए, एक और सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 7 एटम्स इसके पास, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसको जरूरत है कि एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे। सभी 4 पाई वाली कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, कि 3 पाई वाली कुर्सी पे नहीं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप कहें वो आदमी जो एसी में बैठा था ना, वो नहीं जा रहा था, वो भी स्टेबिलिटी चाहता था, ठीक है, लेकिन उसको पता चला कि यहां से ज्यादा स्टेबिलिटी तो वहां है। अरे भैया यहां तो एक रूम में बैठा हूं, वहां तो 100 है, तब दौड़ के गया ना नंगे पैर। ठीक वैसे ही अब क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रखी थी। अब हाइड्रोजन को तो खुद को एक चाहिए, देखिए इसके पास तो एक है, और फर्स्ट यहाँ पे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास तो पहले से एक है, तो खुद भुक्कड़ बैठा हुआ है बेचारा, इसको खुद को भूख लगी है, कोई मेरे को दे दे। ठीक, तो ये क्या करे कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले, लेकिन इसको क्लोरीन के साथ काम चलाना पड़ रहा है उस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। क्लोरीन ने क्या बोला था, चल भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरा है, उसका तू भी यूज कर लेना, और उसके बदले तेरा वाला जो एक है उसका मैं यूज कर लूंगा। समझ गए ना, जैसे 2 रूममेट रहते हैं एक ही रूम में, और दोनों एक दूसरे के साबुन ब्रश तो नहीं करते होंगे, शायद साबुन वगैरह का यूज करते हैं, तो यहां पे शायद क्या नहीं करते होंगे। तो यहां पे देखिए ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन की पहले से ही नीड थी, और साथ में क्लोरीन आया। क्लोरीन ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन, एक काम कर तू मेरा यूज कर ले, तेरे को एक की नीड है और मेरे को भी एक की नीड है, तो तेरा वाला एक में यूज कर लेता हूं, तो दोनों को काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां पे जिंक आया तो जिंक तो ज्यादा पावरफुल था। अगर जिंक की बात करें तो इसकी वैलेंसी होती है +2, जिंक के लिए तो +2 होती है। नहीं, इसके आउटर मोस्ट सेल में तो पहले से यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकालने, और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकालने तो क्या करेगा, किसी न किसी को तो देगा। तो क्लोरीन को तो पहले से ही चाहिए, तो भूखा बैठा है। तो इसने सोचा अरे हाइड्रोजन भैया बस कर, मेहरबानी कर, तेरे साथ बहुत शेयरिंग हो गई, तू निकल यहां से। मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं जाता हूं जिंक के पास से इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, मुझे इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया है, ठीक है। तो तुरंत यहां से निकल करके जाता है और जिंक के साथ रिएक्शन करके निकल जाता है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि स्टैंड हमने लगाया हुआ है। ये जो स्टैंड हमने फिक्स किया है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक टेस्ट ट्यूब है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हमने भरा, लेकिन उससे भी पहले हमने क्या डाले, जिंक ग्रेन्युल्स। तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े दिख रहे हैं, ये जिंक के टुकड़े हैं। ये जो जिंक के टुकड़े हैं, जब हमने थोड़ा सा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट क्या होते हैं, जो ज्यादा पावरफुल होता है, जिसमें वाटर की अमाउंट है वो ज्यादा होती है, वो डाइल्यूट होता है। एसिड कम है, वाटर ज्यादा है, तो डाइल्यूट है, और इसको भी पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में। तो अब यहाँ पे डाइल्यूट ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हमने डाला, या HCl है उसको हमने डाला, ठीक है, जो भी एसिड आप चाहे ले सकते हैं। अब क्या होगा कि जैसे जैसे इसने रिएक्शन करी इन जिंक ग्रेन्युल्स के साथ, तो ये डिलीवरी ट्यूब आप देख पा रहे होंगे, इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर से एक गैस निकल रही है, और कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब ये पता कैसे लगाएं कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो जैसे जैसे ये गैस आगे की तरफ चलती जा रही है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने एक टब रख दिया है, और ये जो टब है इसके अंदर हमने ले लिया है सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी ले लिया है। और ये जो साबुन का पानी है, इसके अंदर से आप बबल्स निकलते हुए देख रहे होंगे लगातार। तो ये जो बबल्स निकल रहे हैं, इनके अंदर ये बबल्स बंद क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां से कोई गैस रिलीज हो रही है, और वो गैस कौन सी है वो तो हमें पता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स जब रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन होती है। तो अब इसका पता करने के लिए हमने एक कैंडल को लिया, और ये जो कैंडल है
इसको हमने बिल्कुल उसके पास ले गए जहां पे यानी जला करके जहां पे वो बबल्स निकल रहे थे। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक पॉप साउंड सुनाई देगी, जो पॉप साउंड के साथ जो गैस जलती है, जो बर्न होती है, क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है विच गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। तो आप बता देंगे कि यहां से वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो आपने देखा इस एक्टिविटी के अंदर किस तरह से किसी भी एक मेटल के ऊपर जब एसिड को डाला जाता है तो वहां पे जो गैस रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। साथ में जो कंटेनर में बच जाता है, जो टेस्ट ट्यूब में जो नीचे बच गया है, वो मटेरियल कौन सा बच गया, ये बच गया जिंक क्लोराइड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड यानी ये मेरे पास देख लेते हैं जिंक है, और यहां पे मैं रख दूं H2SO4, ये हो गया मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड। अब साथ ही क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे फिर से यहां पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का भूखा बैठा हुआ है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये तो शेयरिंग कर रहा था हाइड्रोजन के साथ, तो इसको तो निकलना ही पड़ेगा। तो ये चला जाता है जिंक के पास। मेथड वही है, जहां आदमी वहां जाता है जहां सेटेबिलिटी होती है, जहां उसका फायदा होता है, नहीं तो नहीं जाता। ठीक, तो SO4 का यहां जिंक के पास फायदा हो रहा था, तो यहां पे क्या हो गया, देखिए जिंक सल्फेट, और साथ में क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे भी सेम एक्टिविटी के अंदर जैसा हमने देखा था कि जिंक ने रिएक्शन करी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये कैसा है, डाइल्यूट है। ठीक है, डाइल्यूट है, तो इसके साथ रिएक्शन करी और ये जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया, और ये वही गैस है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सारे मेटल्स, क्या सभी एसिड्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं? नहीं कर पाते। तो कौन से मेटल्स हैं जो नहीं करते और कौन से मेटल्स हैं जो कर लेते हैं? तो यहां पे जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, जितने मेटल्स आप हाइड्रोजन के ऊपर देख पा रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये सारे हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल हैं। ये सारे हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा पावरफुल है, और जिसके चलते ये हाइड्रोजन को भगाने की, वहां पे जो बॉन्ड पहले से बना हुआ है उसको तोड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। और ये कैपेसिटी जिसके पास है वही रिएक्शन कर सकता है, अदरवाइज कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो जाकर के वहां तोड़ सकेगा वही रिएक्शन, जो वो एसी में आदमी बैठा हुआ है ना, वो उसको इतना लालच दे सकेगा कि वो उठ करके बाहर दौड़ के चला जाए नंगे पैर, वो उसको उठा सकता है। नहीं तो मेरा जैसा नॉर्मल आदमी जाए, अरे भाई खड़ा हो ले यार, बाहर धूप में चला जा, अबे तो तेरे को जानता ही नहीं मैं कौन है तू। ठीक है, वो एसी में बैठा है, रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए तो अपने आप में एसी बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक, तो वो क्यों जाएगा उठ के? ठीक, ऐसा ही हाइड्रोजन तो रेस्ट कर रहा है, ये सल्फेट तो हाइड्रोजन के साथ रेस्ट कर रहा है, लेकिन इसको कब उठाएगा, जब इसको ज्यादा पावर दिखेगी। ठीक है, जब इसको पावर दिख जाती है ना, हाइड्रोजन से ज्यादा पावर है इसके पास, कि हाइड्रोजन के पास इसका इतना फायदा नहीं था, पर अगर जिंक के पास चला गया तो फायदा हो जाएगा। मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे अगर मैं ले लेता मैग्नीशियम, तो क्या होता, यहां पे आपके पास SO4 है, वो मैग्नीशियम के पास आ जाता, तो क्या बन जाता यहां पे MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता, और साथ में क्या रिलीज हो जाती, फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती। ठीक है, तो सेम यही प्रोसीजर आपका चलता रहता है। जितने मेटल्स जो ज्यादा पावरफुल हैं, पोटेशियम, सोडियम, यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये नहीं करेंगे। ये मरकरी नहीं करेगा, ये अर्जेंटम नहीं करेगा, ओरम नहीं करेगा, प्लेटिनम नहीं करेगा। यहाँ पे दे दिया जाए आपको मरकरी या दे दिया जाए अर्जेंटम, ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाए ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं इनके पास, लेकिन ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सोडियम तो देखिए कितना रिएक्टिव होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये आपके पास कंटेनर है और उसमें आपने सोडियम डाला, तो तुरंत क्या हो रहा है, देखिए कितनी सारी हीट रिलीज हो जा रही है, तो तुरंत एंड फास्ट रिएक्शन हो जाती है। सोडियम को वैसे भी अगर पानी में फेंकेंगे, अभी हम प्रैक्टिकल सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी करने वाले हैं प्रैक्टिकल सीरीज को भी स्टार्ट, तो उसमें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जब वाटर के अंदर सोडियम को डालते हैं, और सोडियम भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरा डिब्बा डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो यहाँ पे जब डालते हैं आप तो तुरंत रिएक्शन हो जाती है, तुरंत बाहर इतनी सारी हीट रिलीज हो जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें हीट रिलीज होती है, तो ये है। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं, तो हमें पता चल गया कि कौन से मेटल रिएक्शन करेंगे और कौन से मेटल रिएक्शन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो अगला कंसेप्ट हमारा है कि बेस जब एसिड के साथ बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, अब इसको पढ़ेंगे। एसिड का तो हमें समझ आ गया कि जब एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। अब हम बेस की बात कर लेते हैं, तो सेम प्रोसीजर होगा। ये हमने कोई लिया बेस, साथ में हमने कोई लिया मेटल, और इसके बाद बन गया साल्ट, और इसके बाद बन गई हाइड्रोजन गैस।
तो जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पे ले लिया मैंने एक बेस NaOH और प्लस यहां पे मैंने ले लिया जिंक, जो कि मेरे पास एक मेटल है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, बेस है। आप पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि जहां पे आपको OH नजर आए वो कौन होता है, बेस होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रिएक्शन होगी तो हमें तो पहले से पता है क्या बनने वाला है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर बनाएं कैसे, कैसे बनाना पड़ेगा इसको। तो देखिए यहां पे जो जिंक है, आपको तो हाइड्रोजन बाहर निकालनी है ना किसी न किसी वे में, और हाइड्रोजन अकेली तो निकलेगी नहीं, तो कितने पार्टिकल, 2 एटम जुड़ करके साथ निकलेंगे। तो यहां पे हमें कितने एटम लेने होंगे, 2 लेने होंगे। चलिए तो यहां पे कर देता हूं सोडियम। ठीक है, ये सोडियम हो जाएगा आपके पास, तो Na2। देखिए सोडियम कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, Na2 लिखूंगा। अच्छा, साथ में ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन भी है मेरे पास, और साथ में देखिए जिंक है, जिंक कितना है, 1 है, तो सिंगल यहाँ पे जिंक हो गया, और साथ में 2 ऑक्सीजन हो गए। और अब बचा क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो बाहर निकलनी है क्योंकि हमें तो पता है निकलती है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है। सेम एक्टिविटी आप इसके साथ भी कर सकते हैं, जो एक्टिविटी आपने करी ना कि जो बबल्स वगैरह, जो सोप सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर से आपने एक कैंडल लेकर के गए और जलाई कैंडल को, देखा कि पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही थी। सेम ऐसा ही प्रोसीजर इसके साथ भी होगा, क्योंकि यहां से भी क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो एक बात तो गांठ बांध लीजिए माइंड में कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो हमेशा हाइड्रोजन गैस और साल्ट को रिलीज करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सारे मेटल्स नहीं कर सकते। एसिड के साथ रिएक्शन कौन कर सकता है, जो हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो ज्यादा पावरफुल है। तो क्या सारे बेस रिएक्ट कर लेते हैं, नहीं। कुछ बेस हैं जो रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम भी कर लेता है, जिंक भी कर लेता है। ठीक है, ये कुछ बेसिकली जो ज्यादा पावरफुल मेटल्स हैं, सारे के सारे जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। अच्छा, क्वेश्चन अब ये उठता है कि जो मेटल एसिड से भी रिएक्शन कर लेता है और जो मेटल बेस से भी रिएक्शन कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है। तो जो मेटल एसिड से भी रिएक्ट करता है, जो मेटल बेस से भी रिएक्ट करता है, उसको कहा जाता है एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल कहा जाता है, यानी जो एसिड से भी रिएक्ट कर ले। और बेसिक इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा मेटल होता है, कौन से टाइप के ऐसे मेटल्स होते हैं जो दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं, एसिड से भी कर लेते हैं, बेस से भी कर लेते हैं। तो ये एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम के साथ यहां पे जो बेस है वो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो ये हमारे पास हो गया बेस NaOH, और यहां पे हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, ये बेस है। ठीक, अब क्या बनाएगा, ये जो बना इसका नेम क्या है पता है ना, ये आपका बन गया सोडियम जिंकेट। क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। अब क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहां पे देखिए ये आपका Na, साथ ही बनेगा Al, एल्यूमिनियम लिया साथ ही हमने, और 2 तो होना ही है। उसके बाद यहां पे हमने ले लिया O2, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, तो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन को निकाल लेगा, कैपेसिटी है इसके पास हाइड्रोजन को निकालने की। कितने को निकालेगा, 2 को निकालेगा, तो मैं यहां पे 2 रख देता हूं। ठीक, यहां पे भी अब इस बार मुझे 2 रखना होगा क्योंकि एल्यूमिनियम सभी की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देगा खुद ही। ठीक, अब इसके बाद यहां पे मैं क्या करूंगा, प्लस हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और इसका सबका क्या ले रहा हूं, देखिए यहां पे एक्वाज सॉल्यूशन ले रहा हूं, ये बात ध्यान रखना भाई। यहां पे सबका क्या लिया जा रहा है, NaOH या जितना भी एसिड मैंने लिया है, HCl, H2SO4, सबका एक्वाज सॉल्यूशन लिया जा रहा है। एक्वाज कौन से होते हैं, जब आप एसिड या बेस को, किसी भी मटेरियल को जब आप डिसोल्व कर देते हैं वाटर में, तो उसका एक्वाज सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो यहां पे देखिए बेस ने फिर से रिएक्शन किया एल्यूमिनियम के साथ, और यहां पे क्या बना दिया, सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, यानी साल्ट बना दिया, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। जो दोनों के साथ रिएक्शन कर ले वो कौन, एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है, तो एसिड और बेस जो दोनों के साथ रिएक्शन करे, कौन करेगा, जो हाई रिएक्टिव है, सारे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डालोगे ला करके अर्जेंटम को, सिल्वर को डालोगे, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। कॉपर को डालोगे, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ रिएक्शंस हैं। अभी देखिए हमारा जो क्वेश्चन था कि क्यों श्योर सब्सटेंस को यहाँ पे मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते हैं। श्योर सब्सटेंस में सारे खट्टे सब्सटेंस आ गए, दही आ गया, लेमन जूस आ गया, तो इसको कॉपर के बर्तन में स्टोर करके क्यों नहीं रखते हैं, या फिर यहाँ पे बेसिकली कि ब्रास के बर्तन में। तो ब्रास और कॉपर दोनों ही क्या है, मेटल्स हैं, और उनके अंदर हम स्टोर करके क्यों नहीं रख सकते।
तो हम कह सकते हैं कि जब आप कर्ड को यानी दही को या लेमन जूस को, नींबू पानी को अगर आप कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में या ब्रास के बर्तन में आप रखते हो, इनके कंटेनर्स के अंदर अगर आप स्टोर करते हो मेटल्स के अंदर, तो ये क्या करते हैं, ये धीरे 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 उनके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं और एक पॉइजनियस सब्सटेंस को क्रिएट कर देते हैं, जिसके चलते हमें इन मेटल्स के कंटेनर के अंदर एसिडिक सब्सटेंस को कभी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है, नहीं, वरना अदरवाइज वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन ये करेंगे। अब इसके नीचे, कॉपर के नीचे अगर चले जाएंगे, देखिए हाइड्रोजन से नीचे कॉपर आया, अब कॉपर के नीचे अगर आप चले जाएंगे तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, फिर आपका आ जाएगा अर्जेंटम, फिर ओरम, यानी ये तो वैसे भी नोबल मेटल्स हैं, ओरम, अर्जेंटम, प्लेटिनम, ये तो कभी रिएक्ट वैसे भी किसी के साथ करते नहीं हैं, ठीक, मैंने पहले भी बताया है। तो कॉपर है वो रिएक्ट कर लेगा, लेस रिएक्टिव है पर धीरे 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 करेगा, काफी टाइम में करेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत उसमें कर्ड को डाल दिया, लेमन जूस को डाल दिया, तुरंत रिएक्शन हो गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, या HCl को तुरंत उसमें डाल दिया तो तुरंत रिएक्शन हो गई। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट कि जब एसिड और बेस मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं ये हमने समझ लिया, श्योर सब्सटेंस को क्यों मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं करना चाहिए ये हमने समझ लिया, जो मेटल्स दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं एसिड बेस उनको एम्फोटेरिक मेटल्स कहा जाता है बेसिकली, कौन से मेटल्स करते हैं कौन से मेटल्स नहीं करते ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, आप लाइक करते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।